हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बिहार बोर्ड की बायोलॉजी, जिसका चैप्टर है नंबर 1, जिसका नाम है प्यारे बच्चों कोशिका, यानी कि जीवन की आधारभूत या फिर मूलभूत इकाई। तो इस चैप्टर का जो भारती भवन का बुक है ना, इस भारती भवन की किताब से हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो इससे पहली वाली वीडियो थी, उनका हमने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। उसकी वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप प्ले करके सबसे पहले देखना। तो आज के इस सेशन में पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके भारतीय वन की किताब क्लास 9th बायोलॉजी के बुक से है, जिसका चैप्टर है एक कोशिका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके इंटरमीडिएट में अगर जाते हैं तो वहां भी ये पढ़ने को मिलेगा, अगर आप साइंस रखते हैं तो। चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, इसमें प्रश्न दिया हुआ बहुकोशिकीय जीवों का विकास। प्यारे बच्चों, सवाल यानी कि क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है पहला 26 नंबर का, बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास है। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती है। जैसे हम लोग एक जीव हैं और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मतलब हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया, क्रिया मतलब काम, किस क्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो है एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कोशिका विभाजन के द्वारा। यानी कोशिका विभाजन जब होती है तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा, तो वो कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन क्या होता है कि कोशिका अपने में ही जन्म देता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते हैं, ये अपने संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, तो एक नंबर के प्रश्न को समझ गए। बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास है वो एक कोशिका के किस क्रिया द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे, एक ऐसे सेल का एग्जाम्पल देना आपको जो अपना आकार बदलती रहती है। प्यारे साथियों, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपको अमीबा। और ये जो अमीबा है, ये अमीबा आपको एक कोशिकीय जीव है। ये जो अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब अमीबा एक जीव जो है इसके अंदर एक कोशिका होती है। और यही एक ऐसे जीव है जो आपको क्या कर सकते हैं, अपना आकार को बदल सकते हैं। ठीक है, और ये अपना भोजन जो है, अपने आसपास के भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा था कि एक ऐसे कोशिका का एग्जाम्पल देना है प्यारे बच्चों जो अपना आकार, अपना रूप को बदलते रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो जीव जिस प्रकार के होंगे, यानी कि जीवों का शरीर का आकार जैसा होगा, जैसे हम लोग का आकार बहुत बड़ा है तो हम लोग के अंदर बहुत कोशिका यानी बहुत सारे कोशिका है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव का जो बॉडी होगा, जीव का जो शरीर होगा, वो जिस आकार का होगा उस आकार के डिपेंड पे निर्भर करता है कि भाई जो कोशिका उसके शरीर में कितनी होगी। ठीक है, को जीव की आकार, शरीर की आकार कैसी है उस पर डिपेंड करता है कोशिका की संख्या। ठीक है, तो जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा जीवों के शरीर के आकार पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। 29 नंबर के प्रश्न है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में सर्वप्रथम, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था केंद्रक के बारे में। तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, या आप कहीं कहीं मैक्स मूल्स भी देखते हैं, यानी कि मैक्स मूलर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक के बारे में सबसे पहले मैक्स मूलर साहब ने बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, या किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। या किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट बताए थे, विर्चो साहब ने। किसने बताया था? विर्चो ने बताया था
कि जब भी कोई नई कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है। पहले से जो एग्जिस्ट करती है उसी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे बच्चों, यह किसने बताया कि नहीं, क्वेश्चन 30 नंबर आ गया ना, ये तुमने आपको बता दिया। 31 के प्रश्न को देखते हैं। 31 है हमारे सामने, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अगर केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ के बात करें तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जीव द्रव्य, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। ओके, अगले प्रश्न देखते हैं 32 नंबर के प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होती है? कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों सेल वॉल, जो कि हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता। हमारे शरीर की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। इतना तो समझ गए कि पेड़ पौधे जितने भी है उस पेड़ पौधे के अंदर कोशिका, तो सबसे पहले दुनिया के हर सजीव जीव में आपको कोशिका मौजूद होती है, ठीक है। तो पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। सवाल आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, कोशिका भित्ति किस कारण से कड़ी यानी कि हार्ड और निर्जीव होती है? तो आपको याद रखना सेल्यूलोज के कारण। सेल्यूलोज के कारण प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। अगले प्रश्न यानी कि 33 नंबर को देखें तो 33 नंबर के प्रश्न को देखिए ध्यान से। झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। जो झिल्ली युक्त कोशिका का अंग है वो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर है? यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। 33 भी कंप्लीट। 34 को देखें, 34 नंबर के प्रश्न में, गुच्छों में पाए जाने वाले यानी ग्रुप में मतलब समूह में, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, जब राइबोसोम का गुच्छा होगा, एक राइबोसोम से अधिक यानी कि बहुत सारे गुच्छे राइबोसोम को होंगे, उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जब राइबोसोम के गुच्छे होंगे तो उन्हें हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। सबको नोट करते जाना, सब अति लघु है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, सभी आराम से याद हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, पादप कोशिका मतलब प्यारे साथियों, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों के जो अंदर कोशिका होती है ना वो कोशिका को बोलते हैं पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में गोल्जी एपेरेटस यानी गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधे में कोशिका पाए जाते हैं ना उस कोशिका में गोल्जी उपकरण मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी के कोशिका में भी गोल्जी एपेरेटस होते हैं, पेड़ पौधों के जो अंदर कोशिका होती है उसमें भी गोल्जी एपेरेटस पाए जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे में गोल्जी एपेरेटस पाए जाते हैं उसको मुख्यतः क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे, उसे जो है दिक्तियोसोम कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? दिक्तियोसोम। ओके, अगले प्रश्न को देखें यानी कि 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो कोशिका की रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, कोशिका की वैक्यूल्स यानी कि रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका की जो वैक्यूल्स होती है उसको चारों तरफ से जो घेरती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट जो होते हैं वो कोशिका की जो रसधानी होती है, कोशिका के अंदर वैक्यूल्स पाया जाता है, उस वैक्यूल्स के चारों ओर से घेर के टोनोप्लास्ट रखता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 37 नंबर के क्वेश्चन को देखें। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्यारे साथियों क्या है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो कोशिका के केंद्र में जो द्रव पाए जाते हैं उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य प्यारे साथियों, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्लियर है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में पदार्थ का आदान प्रदान यानी कि इसके अंदर आना और जाना किन छिद्र के द्वारा होता है? तो याद रखना है केंद्रक के अंदर छिद्र होते हैं, इसके द्वारा किसी भी पदार्थ का आवागमन होते रहता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच। ओके, 37 नंबर कंप्लीट है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न को देखिए। क्रोमैटिन जालिका कहां पाई जाती है? क्वेश्चन है क्रोमैटिन जालिका कहां पाई जाती है? तो इसका उत्तर यानी आंसर होगा
केंद्रक द्रव में भैया क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। समझ रहे हैं, एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रोमेटिन जालिका कहां पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव में। क्या पाए जाते हैं? कहां पाई जाती है? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव किसे कहते हैं? मान लो ये कोशिका है, इस बीच में होते न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, थोड़ा बड़ा बनाते, एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आप देख पाओगे सेल को, ऐसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा मान लो केंद्रक है, तो इस केंद्रक में पाए जाते हैं केंद्रक द्रव। क्या पाए जाते हैं प्यारे साथियों? केंद्रक द्रव। तो इस केंद्रक द्रव में यानी क्रोमेटिन जालिका कहां पाई जाती है? तो इस केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले, चलिए 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण कहां होता है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है आरएनए का संश्लेषण कहां होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रिका में। कहां होता है? केंद्रिका में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या जो आपका 41 है, उसमें जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा जा रहा है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, मतलब मिलते जुलते रहते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सेंट्रोमियर। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित करते हैं? तो सेंट्रोमियर। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न जो हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 42 यानी कि 42 नंबर के प्रश्न को देखिए। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग का, शीर्ष भाग क्या होता को क्या कहते हैं? शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखना है टेलोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोमियर। ठीक है, 42 नंबर के बाद जो 43 नंबर प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में, क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न आपको चेंज करके दे, प्रश्न ये दे दे कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते, कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आपको बोलना 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। याद रखना इस बात को। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। अगर जोड़े ना बोला जाए, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो संख्या में बात हो रही है, मतलब 46। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर का प्रश्न, कोशिका का आकार और जो आकृति है वो किसके अनुरूप होती है? तो पतले एवं लंबे तार की तरह। अनुरूप का मतलब किसके जैसी होती है? कोशिका जो होती है उसकी जो आकार या फिर आकृति होती है वो कैसी होती है? तो पतले एवं लंबे तार की तरह होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 में क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो कोशिका होती है ना, मान लो ये कोशिका है, इसमें जो केंद्रक होते हैं, इसमें कोशिका द्रव मतलब केंद्रक होते हैं बीच में, इसमें जो द्रव भरे होते हैं ना, इस द्रव में आपको पाए जाते हैं कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऊर्जा भी कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो सांस जो हमारी हवा जाती है फेफड़ा तक, वहां से ब्लड उठा करके हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक भेजती है। कोशिकाओं के अंदर कौन मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता, ले लेता है और उसे ऊर्जा के रूप में बनाता है, जिससे हम आज कोई भी काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है रंगहीन या श्वेत, रंगहीन का मतलब कलरलेस, कोई कलर नहीं, या फिर सफेद प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स को प्यारे बच्चों ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो होते हैं वो रंगहीन प्लास्टिड्स को यानी कि बिना कलर वाले प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? तो याद रखना ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? गोल्जी एपरेटस जो होते हैं प्यारे बच्चों, जो कि कोशिका का अंग है, इसमें पाए जाने वाले चारों तरफ से जो झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर इस प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है,
इस प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, उसके ग्रुप को, उसके समूह को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहते हैं या फिर कुंद नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी या फिर कुंद नलिकाएं। इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न है, जिसमें 47 तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करा। अब बढ़ते हैं 48 नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरला युक्त यानी तरल युक्त गुदा को क्या कहते हैं? तो याद रखना प्यारे साथियों, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान यानी कि मौजूद तरल युक्त जो गुदा होती है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है। 48 नंबर के बाद 49 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, झिल्ली के अभाव में। क्या होगा? झिल्ली के अभाव में। किस संरचना के अभाव में? तो झिल्ली के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है। यानी कि इस चैप्टर यानी कोशिका चैप्टर का जो अति लघुतरीय प्रश्न है उसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर 50। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाली प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो याद रखना, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले, फूल में जो लाल, पीला, हरा, गुलाबी सब कलर होते हैं ना, उसमें प्लास्टिड्स को जो क्या कहते हैं? उसमें कौन से कलर क्यों होता है सब कलर? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इसीलिए। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपका ये चैप्टर कोशिका, जिसको हम जीवन की बहुत ही आधारभूत इकाई, मूलभूत इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना कोशिका का जीवन संभव नहीं है प्यारे साथियों। तो कोशिका का ये जो चैप्टर है प्यारा सा, ये आपका अति लघु वाला खत्म हो गया। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हम लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्लीज वीडियो में अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।